गुड मॉर्निंग बेटा। हम बेटा नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो हम कल से हमने स्टार्ट किया था फ्रांसीसी क्रांति, तो हम पढ़ चुके थे कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि जब फ्रांस के लोग थे वो तीन एस्टेट में यानी बटे हुए थे, और तीसरे एस्टेट के लोगों को सबसे ज़्यादा यानी असमानता का और उनके साथ भेदभाव होता था, यानी सबका सामना करना पड़ता था। जो कर वगैरह चुकाना पड़ता था वो भी तीसरे एस्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो अब इसके बाद जो हमारी एडिंग आती है वो है हमारी जीने का संघर्ष। तो जीने के संघर्ष में आप देखो कि लोगों को जीवन जीने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा, इसमें ये है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें ये जानेंगे कि जो फ्रांस की जनसंख्या थी सन 1715 में यानी 23 करोड़ थी, और वो 1789 में बढ़कर 23 करोड़ से 28 करोड़ हो गई। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन यानी कम था, और जनसंख्या बढ़ रही थी तो जनसंख्या की खाद्य वस्तुओं की भी मांग बढ़ रही थी। तो इसलिए जब खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी तो अधिकांश लोगों के लिए मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत यानी मांग में काफ़ी तेज़ी हो गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो खाने के लिए पाव रोटी थी यानी पाव रोटी की भी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। तो अधिकतर जो कामगार थे, जो मजदूर वगैरह होते हैं, मजदूरी करते हैं या और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। यानी जो लोग मजदूरी करते हैं, आपको पता ही है, जो तीसरे एस्टेट के लोग थे प्रथम और द्वितीय, इनके खेतों में काम करते थे या मजदूरी करते थे, और जो भी उनको वेतन या उनकी आय होती थी वो ही यानी उनके मालिक ही तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। पाव रोटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो मजदूरी है वह नहीं बढ़ रही थी। इसलिए अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई, और स्थितियाँ तब और बदतर यानी हो गई जब यानी जो किसान की खेती थी वह सूखे या ओले के कारण या सूखे या प्रकृति के प्रकोप से पैदावार भी गिर जाती है। तो जो मजदूर है यानी तीसरे एस्टेट के लोग हैं उनके लिए स्थिति और भी बेहतर यानी और भी बुरी हो गई थी, बदतर हो गई थी। तो इस टॉपिक को बेटा आप ध्यान से समझें कि जो फ्रांस की जनसंख्या है 1715 में, यानी फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 23 करोड़ थी, और 1789 में वह जनसंख्या बढ़कर 28 करोड़ हो गई। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को की खाद्य यानी पाव रोटी की भी मांग बढ़ गई। तो जब खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी तो पाव रोटी की जो कीमत थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। लेकिन गरीब लोग थे या तीसरे एस्टेट के लोग थे वे मजदूरी ही करते थे, और उनकी मजदूरी भी जो उनके मालिक थे वही तय करते थे कि किन कैसे। लेकिन जब खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी या पाव रोटी की कीमतों की मांग बढ़ी तो मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी। इस एक तो उनको इस समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरा ये कि कई बार जो उनकी तीसरे एस्टेट या आम जनता की या किसानों की जो कि उपज थी वह कृषि के प्रकृति के प्रकोप के कारण यानी ओले आ जाते थे या सूखे की स्थिति हो जाती थी, तो उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। तो जो उनकी जीविका थी और भी अधिक संकटग्रस्त हो जाती थी, यानी उनकी जीविका जो थी आजीविका थी या दोनों टाइम में की जो रोटी थी उनको जुटा पाना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता था। तो इसको कहते हैं जीने का संघर्ष, यानी जो हेडिंग हमने पढ़ी। इसके बाद है ये आपके तालिका के हिसाब से बता रखा है कि जीने का संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है। जैसे महामारी हो जाती है तब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है तब हो जाता है, या किसी वस्तुओं की जैसे पाव रोटी जो हमारी मूल आवश्यकताएं होती हैं जब इनकी वस्तुएं अधिक बढ़ जाती हैं तो तब भी यानी जीने का जो लोगों के लिए संघर्ष यानी उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है। अब है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी 18वीं शताब्दी में आप याद रखें 18वीं शताब्दी में जो तीसरे वर्ग के लोग थे यानी जिनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता था, तो उन्होंने एक तो ये मांग रखी कि जो प्रथम और द्वितीय, मैं पहले आपसे बता चुकी हूँ कि जो पहले एस्टेट को और दूसरे एस्टेट के लोगों को जो जन्म से विशेष अधिकार दिए गए थे यानी उनका विरोध किया कि भाई इनको जो जन्म से जो विशेष अधिकार दिए गए हैं इनका यानी विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग की। पहले जैसे देखते हैं इसमें कि पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह
कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। यानी पहले भी वो चाहते थे कि भाई अकाल के कारण या किसी चीज़ की कीमत बढ़ने के कारण यानी वो बदलाव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास तीसरे एस्टेट के लोगों के पास संसाधन नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई, यानी फिर जो आवाज़ उठाई तीसरे एस्टेट के लोगों में ही कुछ समृद्ध लोग थे, यानी संपन्न लोग थे और शिक्षित लोग थे। उन्होंने अपने विचार यानी एकजुट होकर उन्होंने पहले दो एस्टेट के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी तीसरे एस्टेट में जो पढ़े लिखे और जो समृद्ध लोग थे उन्होंने पहले दो एस्टेट के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसको मध्यकाल युग भी कहते हैं। और उभरते हुए मध्य वर्ग ने, यानी जो तीसरा वर्ग था, उन्होंने अपने आप को यानी बचाने के लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे हमें मध्य वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जब अपने जीवन जीने के लिए यानी अपने अधिकारों की मांग की तो 18वीं शताब्दी में तीसरे एस्टेट के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की और इसी को ही मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें फैलते समुद्र पार व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल संपत्ति अर्जित की गई थी। यानी इसमें कहने का क्या है, इसमें कौन कौन शामिल थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था, समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। और जो ये मैंने बताया था आपसे, ये शिक्षित लोग थे, ये पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास यानी जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक यानी भाई उसके साथ भेदभाव का किसी तरह का यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रियासत हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा मध्यकालीन यानी जो तीसरे एस्टेट के लोग थे उन्होंने मांग की। क्या मांग की? पहली नंबर 1 मांग की कि किसी भी समूह के पास जमन्ना यानी जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। दूसरी उन्होंने मांग की कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। तीसरी बात उन्होंने कही, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, यानी ये विचार रखे किसने? जॉन लॉक था। ये भी एक शिक्षित और समृद्ध व्यापारी था, तो वो इतिहासकार था, तो इसने रखी अपनी बात की स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर सभी यानी सभी के साथ इस तरह का जो व्यवहार है इस तरह का किया जाना चाहिए। इसके बाद हमने बुक्स भी याद रखनी है कि जो ये जॉन लॉक और जैक था, रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की, यानी इस प्रकार की जो ये बातें कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसमें जॉन लॉक के भी यही विचार थे, जैक के भी और रूसो के भी। इसके बाद है लॉक ने, जो ये लॉक इतिहासकार था, इसने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का भी विरोध यानी खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए यानी रूसो ने भी जो लॉक के विचार थे यानी राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के का खंडन किया, उसने विरोध किया। तो रूसो भी जो इतिहासकार था इन विचारों को यानी लॉक के विचारों को ही उन्होंने आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। इसके बाद हम ये पुस्तक भी हमने याद रखनी है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये टॉपिक आपका सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, कि मांतेरक्यू ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च नामक एक पुस्तक की रचना की। और उस पुस्तक में क्या लिखा गया कि भाई जो हमारा सरकार है यानी जो सत्ता है, सत्ता का विभाजन जो है 3 भागों में कर दिया जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी उसने विभाजन की बात रखी है इस बुक्स में। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसके बाद है हमारा दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान या गोष्ठियों में यानी जब ऐसे उसने मांतेरक्यू ने विचार रखा कि सत्ता का जो विभाजन है वो हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की उस पर होना चाहिए, तो ऐसे जो भी दार्शनिक वगैरह थे, जो भी लोग थे, यानी इनमें आपस में बहस वगैरह
होती रही और पुस्तकों और अखबार के माध्यम से इनका जो प्रचार था यानी दूर दूर तक सभी लोगों को मिलता रहा पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से। और जिन लोगों जो लोग अनपढ़ थे उनको पढ़ना नहीं आता था या समझ नहीं सके, इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को यानी उनको फिर पढ़कर सुनाया गया। लेकिन इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। इसके बाद थैंक यू। जो टॉपिक है बेटा हमें कल पढ़ेंगे।